सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोग को कक्षा 11वीं के विज्ञान पुस्तक के पाठ आलो आंधारी। आइए, पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि लेखिका बेबी हालधर जो है वो उनके घर को बुलडोजर से तोड़ दिया जाता है, तो एक रात वहीं पर बिताती है। फिर तातुस के कहने पर वो वहीं रहने लगती है, तातुस के यहाँ ही, है ना। फिर उसका बड़ा बेटा कहीं बाहर काम करते रहता है, तो उसको लाने के लिए वो सोच रही है, लेकिन तातुस कुछ बोलते नहीं है, इसलिए वो कुछ मतलब उसको ला नहीं पा रही है। चलिए आगे देखते हैं। होते होते एक दिन तातुस स्वयं ही कहा, तुमने अपने बड़े लड़के को काली पूजा पर कुछ दिनों के लिए ले आना। सुनकर मैं बहुत खुश हुई। काली पूजा मतलब माता जी काली, माता जी की जो पूजा है ना, उसमें ले आना। सुनकर मैं बहुत खुश हुई। वह फिर बोले, उसके लिए यहीं कहीं काम देखो जिससे वह रोज तुमसे मिलजुल सके। लेकिन बेबी, जानती हो, बच्चों से काम कराना गैर कानूनी है। उसे यहाँ से छुड़ा लाना उसे वहाँ से छुड़ा लाना चाहिए। इसके लिए ऐसी किसी जगह काम देखो जहाँ रहते रहते वह कोई और काम या कुछ लिखना पढ़ना भी सीख सके। ऐसा ही कुछ हमें करना होगा। लेकिन 3 बच्चों को लेकर क्या यहाँ रहना हो सकेगा? मुझे तो नहीं रह लगता। मैंने कहा, अपने आपने तो कहा था कि मैं यहाँ काम करते करते कहीं और भी 2-1 घंटे का काम पकड़ सकती हूँ, तो मैं वैसा ही क्यों न करूँ। तातुस बोले, उससे क्या होगा बेबी, है ना, उससे क्या होगा बेबी। एक जगह से काम करके आओगे और जाकर फिर यहाँ खटना होगा। ऐसे में तुम्हारा स्वास्थ्य कहाँ तक ठीक रहेगा। इतनी भाग दौड़ करना ठीक नहीं। और फिर उसकी ज़रूरत भी क्या है। अभी तो यह सब जैसा चल रहा है वैसा ही चलाओ। तातुस की बातें सुन सुन मुझे बहुत माया होती मतलब उससे मोह होता। मैं सोचती, इस तरह से तो कभी मेरे बाबा माँ ने भी मुझे नहीं समझाया। लगता है पिछले जीवन में यह सचमुच मेरे बाबा ही थे। नहीं तो मेरे अच्छे बुरे की इतनी चिंता क्यों करते। थोड़ी देर बाद तातुस ने फिर कहा, तुम्हें मैंने पढ़ने लिखने का जो काम दिया था तुम वही करती रहो। तुम जितना समय वहाँ से काम में लगाओगी, उतना पढ़ने लिखने में लगाओ। तुम देखोगी, एक दिन वही तुम्हारे काम आएगा। और कुछ करने की ज़रूरत और कुछ करने की क्या ज़रूरत। इसी से काम चलाओ ना बेबी। और फिर यह भी तो सोचो कि तुम्हारे लिखने से लेकर मेरे बंधु तुम्हारा कितना उत्साह बढ़ा रहे हैं। तुम्हारे लिखने को लेकर मेरे बंधु मतलब उनके जो दोस्त लोग हैं, है ना, मित्र लोग हैं, वो तुम्हारा कितना उत्साह बढ़ा रहे हैं। हमेशा कहते रहते हैं कि लिखती जाओ और लिखना बंद मत करना। उन्हें मालूम पड़ेगा कि तुम वह न कर बाहर जा जाकर दूसरे काम पर दूसरे काम कर रही हो, तो वे मुझे ही तो दोष देंगे। कुछ दिन बाद तातुस ने एक दिन मुझे बुलाया और कहा, बेबी, तुम अपने लड़के को यहाँ से वहाँ से ले आओ। मुझे उसका वहाँ काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वह इसी तरह दूसरों के घर काम करता रहेगा तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। यह ठीक नहीं। तातुस ने आगे कहा, मैं एक शिक्षक हूँ और मैं नहीं चाहूँगा कि बेबी की एक बच्चे का जीवन इस तरह नष्ट हो जाए। बेबी, तुम आज ही जाकर उसे ले आओ। मैं उसी दिन जाकर अपने लड़के को ले आई। तातुस उसके लिए कोई अच्छी जगह ढूंढने लगे, कोई ऐसी जगह जहाँ रहकर वह घर का काम करते करते कोई और हुनर या पढ़ना लिखना भी सीख सके। ऐसा घर लेकिन मुश्किल ही से मिलता है। मेरे पास एक मेरे तीनों बच्चों थे मेरे पास अब मेरे तीनों बच्चे थे, फिर भी मैं खुश नहीं थी।
मैं सोचती हम लोगों को खिला खिला पहना खिला पहना तो रहे ही हैं, और कितना करेंगे हमारे लिए। मुझे सचमुच बहुत बुरा लगता। मैंने तय किया कि जब तक मेरा बड़ा लड़का मेरे पास है तब तक मैं थोड़ा हिसाब से चलूंगी। जितना खाना पहले बनाती थी उतना ही अब भी बनाऊंगी। तातू समझ गए थे कि खाने पीने को लेकर मैं कुछ उलझन में हूँ। वह मुझे अपने सामने ही खाने को कहने लगे। कभी कभी वह स्वयं प्लेट में खाना निकालकर मुझे देते और उसी समय खा लेने को कहते। उन दिनों का ऐसा स्नेह देख कभी कभी मैं सोचने लगती कि मेरा इतना सुख अभी तक कहाँ था। मैंने इतने घरों में काम किया लेकिन इस घर में जैसा कहीं नहीं देखे। इस घर जैसे लोग कहीं नहीं देखे। इसके पहले जहाँ भी मैं रही वहाँ समझकर मुझे पैसे नहीं देता, यह समझ यह समझकर पैसे नहीं देता कि महीना दे रहा हूँ। तुम यह कभी मत सोचना कि मैं तुम्हें उस हिसाब से पैसे देता हूँ। तुम बस यही समझो कि तुम्हें जेब खर्च दे रहा हूँ। मेरा जेब खर्च तब थोड़ा बढ़ गया जब तातूस के छोटे लड़के अर्जुन दा के दो बंधु भी वहीं रहने लगे। अर्जुन दा के वे बंधु भी बहुत अच्छे थे। वे भी मुझे चाहते थे। मेरे बच्चों से भी बुला बुला कर वे बातें करते। उनसे एक का नाम सुखदीप था। अब अर्जुन जो है तातूस के बेटे हैं, है ना, तो उनके दो बंधु मतलब उनके दो दोस्त भी वहीं रहने लगे। तो अर्जुन दा के वे बंधु भी बहुत ही अच्छे थे, है ना। वे भी मुझे चाहते थे। मेरे बच्चों से बुला बुला कर वे बातें करते। उनसे एक का नाम सुखदीप, एक का रमन। अर्जुन दास से मुझे वे ही ज़्यादा अच्छे लगते। और क्यों न लगते। उन्हें चाय पानी या खाने के लिए कुछ चाहिए तो फट से मुझसे कहते हैं, जबकि अर्जुन दा ऐस, ऐसा कि किसी चीज़ की दरकार होने पर कुछ नहीं कहता, बस बिस्तर में लेटा रहता। मैं स्वयं उसके पास जाकर पूछती, अर्जुन दा कुछ ला दूं, चाय पानी खाने को कुछ। वह सिर्फ सिर हिलाकर कभी हाँ करता तो कभी ना। उसके बंधु ऐसे नहीं करते। वे मुझे अपने जैसा मानते थे और मैं भी उन्हें अपना ही समझती थी। उन दोनों में भी सुखदीप दा कम करने वाला था। मुझे लगता वह शर्माता है। रमन दा दूसरी तरह का था। वह इस घर को बिल्कुल अपना समझकर रहता था। वह मुझे काफ़ी कुछ सिखाता भी। खाने की कई चीज़ बनाना मैंने उससे सीखा। वह मुझसे मेरे बच्चों के बारे में भी बातें करता। वह कहता, देखो अभी वे छोटे हैं, अभी की उनकी शैतानी करने का समय है। तुम्हें थोड़ा सावधान रहना होगा, उनकी पढ़ाई लिखाई पर नज़र रखनी होगी। उन्हें सब समय खेलने मत देना, नहीं तो उसका पढ़ना लिखना चौपट हो जाएगा। रमन दा पहले सोचता था कि मेरे कोई लड़की नहीं है, तीनों बच्चे लड़के हैं। मेरी लड़की का खेलना कूदना धीरे धीरे कुछ दूसरी तरह का होता जा रहा था, और कभी कभी वह लड़कियों के कपड़े भी पहनने लगी थी। रमन दा की भूल उस दिन दूर हो गई जब लकड़ी की एक गुड़िया लिए उसने मेरी लकड़ी की एक गुड़िया लिए खेलते देखा। उसने तातो से पूछा, बेबी बेबी का यह लड़का है या लड़की? उसके हाथ में तो गुड़िया है। तातुस बोले, क्यों, तुम्हें मालूम नहीं? यह तो बेबी की लड़की है। रमनदा ने तब हंस कर कहा, तभी तो। और और मैं तो समझ बैठा था कि यह भी लड़का ही है। रमन दा और सुखदीप दा के आने से घर में थोड़ी चहल पहल बढ़ी थी, लेकिन कुछ ही समय के लिए, क्योंकि जल्दी ही उन दोनों ने काम पर जाना शुरू कर दिया। इस बीच मेरा बड़ा लड़का भी मेरे पास से चला गया, क्योंकि उसे एक ऐसे ऐसे घर में तातुस ने काम दिला दिया था जहाँ साहब लोगों ने
उसे पढ़ने का भरोसा दिलाया था। मेरा छोटा लड़का और लड़की भी पढ़कर देर से घर लौटते, क्योंकि अब वे बड़े सरकारी स्कूल में जाने लगे थे। अर्जुन दा, रमन दा और सुखदीप दा काम पर से लौटकर फौरन सोने चले जाते। तातुस ने एक दिन मुझसे कहा, तुम बच्चों को लेकर रोज पार्क में थोड़ा तुम घूम आ सकती हो। बच्चे वहाँ खेलेंगे और तुम्हारा मन भी बहलेगा। उनकी बात मान मैं रोज शाम को बच्चों के साथ वहाँ जाने लगी। पार्क में बहुत सी बंगाली औरतें आती थीं। वे वहाँ उन घरों के बच्चों को घुमाने लाती थी जहाँ वे काम करती थीं। उनमें से कई मुझे देख मेरे पास आती और कुछ इस तरह की बातें पूछती। तुम बंगाली हो? तुम्हारा घर कहाँ है? तुम कहाँ अकेली रहती हो? तुम यहाँ अकेली रहती हो? तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है? वह तुम्हारे साथ नहीं रहता? वहाँ कई जवान लड़के भी आते और उसमें उनमें बंगाली भी होते। वे भी मुझसे बातचीत करना चाहते और मौका न मिलता तो मेरे बच्चों को बुलाकर उससे बातें करते। कोई यदि स्वयं आए और मुझसे बात करना चाहे तो उनसे बात न करना कैसे संभव है? फिर भी ऐसे ऐसे लोगों से मैं अधिक बातें नहीं करती और ना ही अपने बारे में कुछ बताती, क्योंकि बात करने के पीछे उनका आशय क्या है यह मैं समझ जाती। तातुस ने भी मुझसे कहा रखा था कि जब भी कभी मैं बाहर घूमने निकलूं तो अनजान लोगों से ज़्यादा बातें न करूं। तातुस ने ठीक ही कहा था, मैं भी वैसा ही सोचती थी और देखती भी थी कि लोग बातों बातों में ऐसी ऐसी बातें पूछने लगते जिनके जवाब देने की मेरी एकदम इच्छा नहीं होती। बीती पुरानी बातें फिर से मन में लाना मुझे अच्छा नहीं लगता। यह सब देख सुनकर अब मेरी बाहर निकलने की भी इच्छा नहीं होती, लेकिन बच्चों की खातिर जाना ही पड़ता। एक दिन पार्क में मैंने एक लड़की को एक बच्ची के साथ देखा। उसे मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही थी। उसके साथ यहाँ कोई बातचीत नहीं करता था। वह बच्ची को लेकर आती और उसी के साथ खेल खाल कर चली जाती। वह पार्क में आती तो कुछ एक लड़के उसे देखकर आपस में हंसी मजाक करते। वह किसी की ओर देखती तक नहीं। वह देखने में नेपालियों जैसी थी, लेकिन उस बच्ची से वह बांग्ला में बातें करती थी, जिससे मुझे लगता कि वह बंगाली हो सकती है। उसकी वयस 20-22 की रही होगी और साफ मालूम देता था कि उसका ब्याह नहीं हुआ है। उसे देखकर मुझे बहुत माया होती। मैं सोचती कि उसकी इतनी बड़ी लड़की को काम के लिए अकेली इतनी दूर क्यों आना पड़ा होगा। मैंने उसे आवाज़ देकर बुलाया तो वह खुशी खुशी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैंने उसका हाथ पकड़ उसे अपने पास बिठा लिया और पूछा, तुम क्या बंगाली हो? उसने हाँ कहा और फिर नाम पूछने पर उसने अपना नाम सुनीति बताया। उस दिन से उससे मेरा अच्छा मेल जोल हो गया और हम एक दूसरे से रोज़ पार्क में मिलने लगे। किसी दिन न मिल पाने से हम दोनों उदास हो जाते। सुनीति ने बचपन में ही अपने माँ बाबा को खो दिया था। जिस दिन उसका जन्म हुआ था उसी दिन उसकी माँ नहीं रही और जब वह 1 वर्ष की हुई तो उसके बाबा की मृत्यु हो गई थी। उसे उसके मामा और दीदी माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया था। बचपन में माँ के न रहने से कितना कष्ट होता मैं जानती हूँ। सुनीति जिस दिन अपने घर चली गई उसके एक दिन पहले पार्क में मिली थी और तब तब तक यह मालूम नहीं था कि वह अगले दिन घर चली जाएगी। उसने मुझसे कहा था कि तुम कल अपना पता लिखकर ले आना और मैं भी अपना तुम्हें दे दूंगी। मैं अगले दिन अपना पता लेकर पार्क गई, लेकिन वह नहीं आई, वह चली गई है। यह बात उस समय भी मेरे मन में नहीं आई थी। उसके अगले दिन भी मैंने उसे नहीं देखा। 2 दिन बाद नहीं देखा
2 दिन बाद देखा कि जिस बच्ची को लेकर वह आया करती थी वह बच्ची अपनी माँ के साथ आई है। तब मुझे लगा कि वह चली गई है। मैंने सोचा उसे शायद उससे मिलने का मौका नहीं मिला। वह कर भी क्या सकती थी? जिसके यहाँ रहती थी उन्हीं के कहने पर तो उसे चलना था। सुनीति के न रहने से पार्क में अब मेरा मन नहीं लगता। मैंने वहाँ जाना छोड़ दिया। जितना समय मैं वहाँ बिताती थी उतना अब मैं पढ़ने लिखने में बिताने लगी। दीदी माँ अर्थात नानी। अब तक जितना मैं लिख चुकी थी उसे तातुस ने फोटोकॉपी करा के अपने एक बंधु के पास कोलकाता भेज दिया था। तातुस हठात हठात मतलब ऐसे ही जिद करके एक दिन मुझसे बोले, बेबी तुम्हारी चिट्ठी आई है। मैं अवाक हो उसकी ओर देखती रही और फिर बोली, मेरी चिट्ठी? मुझे चिट्ठी भेजने वाला तो कोई नहीं। उन्होंने बताया कि चिट्ठी कोलकाता से उसके एक बंधु ने भेजी है। मैंने कहा, सुनाइए ना, देखो क्या है, क्या लिखा है उन्होंने। तातुस ने मुझसे बैठ जाने को कहा और फिर चिट्ठी पढ़कर सुनाने लगे। प्रिय बेबी, मैं बता नहीं सकता तुम्हारी डायरी पढ़कर मुझे कितना अच्छा लगा। मैं जान मैं जानना चाहता हूँ कि इतना अच्छा लिखना तुमने कैसे सीखा। तुम्हारा लेखन उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट मतलब बहुत ही अच्छा, उत्तम। तुम्हारे तातुस ने सचमुच ही एक हीरा खोज निकाला है। मैं बहुत लज्जित हूँ कि तुम्हें बांग्ला में नहीं लिख सकता। मैं बांग्ला पढ़ सकता हूँ, लिख नहीं सकता। मैं तुम्हारे तातुस से 1 वर्ष बड़ा हूँ। इस वयस में भी तुम्हें चिट्ठी लिखने के लिए बांग्ला लिपि सीखने की इच्छा होती है। मतलब बांग्ला भाषा लिखने के लिए सीखने की इच्छा होती है, पर अब पर वह अब संभव नहीं। तुम कुछ किताबें पढ़ो और तातुस के पास से बांग्ला अभिधान अभिधान मतलब शब्दकोश लेकर रोज उसे पलटा करो। तुम्हारी कहानी जानने की बहुत इच्छा होती है। यहाँ मेरे जिन जिन बंधु बांधवों ने तुम्हारी डायरी पढ़ी है वे सभी उसे चमत्कार लेखन मानते हैं। मेरे एक बंधु ने कहा है कि वह तुम्हारी रचना को किसी पत्रिका में छापने की व्यवस्था करेंगे, लेकिन उसके पहले तुम्हें अपनी कहानी को किसी एक मोड़ तक पहुंचाना होगा। आशा करता हूँ कि तुम कभी लिखना नहीं छोड़ोगी। यह बात किसी दिन भी मत भूलना कि भगवान ने इस पृथ्वी पर तुम्हें लिखने को भेजा है। आशीर्वाद के साथ यही समाप्त करता हूँ। चिट्ठी सुनकर मैं अवाक रह गई। मैंने ऐसा क्या लिखा है जो उन लोगों को इतना अच्छा लगा? उसमें अच्छा लगने की कोई बात नहीं। फिर मेरी लिखावट भी खराब है और लिखने में भूलें कितनी इतनी कि उसका कोई ठिकाना नहीं। फिर भी उन्हें अच्छा लगा तो क्यों, है ना? मेरी कुछ समझ में नहीं आया। मैंने तातुस से पूछा कि मैंने जो लिखा वह उन्हें इतना अच्छा क्यों लगा। तो तातुस बोले, वह तुम नहीं समझोगी। मैंने कहा, मैं सचमुच ही कुछ नहीं समझती। भगवान ने मुझ भगवान ने समझने की क्षमता ही नहीं दी मुझे, लेकिन मैं समझना चाहती हूँ। तातुस ने कहा, तुम्हें इन सब बातों को लेकर अभी माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपना काम किए जाओ, बस लिखो और पढ़ो। इसी से सब कुछ अपने आप ही तुम्हारे दिमाग में घुस आएगा। तातुस की बात मैं अनसुनी न करती तो क्या करती। जैसे मुझे घर में करने को कुछ और था ही नहीं। घर में अर्जुन दा, रमन दा और सुखदीप दा तो थे ही। उनके बंधु समित दा, रजत दा, राहुल दा भी आना जाना लगा ही रहता था।
वे सब भी तो मुझे चाहते थे और मेरे साथ तातूस जैसा ही व्यवहार करते थे। ऐसे में मैं उन्हें खिलाने पिलाने की व्यवस्था छोड़ किताब कॉपी लेकर कैसे बैठ सकती थी। एक दिन भूल से तातूस की बात दिन में ही मान दिन ही में उनसे अपने पढ़ने लिखने की बातें करने में लग गई तो एक कांड घट गया। रमनदा उस दिन काम पर से लौटा तो उसे बहुत भूख लगी थी। जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर वह खाने बैठ गया। खाने की प्लेट में कोई गंदगी न पड़ जाए या मक्खी न बैठ जाए, इसलिए मैंने उसे उल्टा कर रख दिया था। भूख के मारे रमनदा ने इसका ख्याल नहीं किया और सब सब्जियां उस पर ले ली। उन सब्जियों में एक गाढ़ी तरी वाली सब्जी थी। उसने जैसे ही रोटी लेकर खाना शुरू किया तो देखा कि तरी अर्थात उसका जो रस रस है ना, वो प्लेट से नीचे गिरी जा रही है। वह खाना छोड़ अवाक हो उसे देखने लगा। कुछ क्षण बाद उसकी समझ में आया कि वह उल्टी प्लेट में खाना खा रहा है। वह वहीं बैठा न जाने क्या सोच सोचकर खूब हंसने लगा। मैंने तातू से पूछा, रमनदा किसके साथ बातें कर हंस रहा है? तातुस बोले, और कौन है वहाँ? मैंने कहा, और तो कोई नहीं। नहीं, बस उस कमरे में। और तो कोई नहीं उस कमरे में। और इतना कहकर मैं वहाँ चली गई और देखा कि रमनदा हंसे ही जा रहा है। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ रमनदा? वह कुछ न कहा, बस हंसता रहा। मैंने फिर पूछा, क्या हुआ बताओ तो सही। वह हंसते हंसते बोला, बेबी देखो मैं कैसे खा रहा हूँ। मैंने मैंने देखा तो हंसी के मारे मेरा बुरा हाल हो गया। हंसते हंसते ही अगर मैंने तातुस को बताया कि जोर की भूख लगी होने से रमनदा ने बिना अपनी प्लेट की ओर उसे प्लेट की ओर देखे उल्टी प्लेट में ही खाना ले लिया। वह भी सुनकर हंसने लगी। वह भी सुनकर हंसने लगी। वह हम लोगों की तरह नहीं हंसते थे। वह हम लोगों की तरह नहीं हंसते थे। उसकी हंसी उसकी अपनी तरह की हंसी थी। धीरे धीरे उन लोगों का हंसना बंद हो गया, लेकिन मेरी हंसी थम नहीं रही थी। यह देखकर तातुस बोले, बेबी तुम क्या हंसती ही जाओगी? खाली हंसने से ही सब हो जाएगा? मेरे बंधु की चिट्ठी कितने दिनों से आकर पड़ी हुई है। उसका जवाब नहीं देना होगा। मैंने कहा, चिट्ठी? यह चिट्ठी विट्ठी लिखना मुझसे नहीं होगा। तातुस बोले, क्यों नहीं होगा? तुमसे जैसे बने वैसे ही लिखो। लिखते लिखते ही सब ठीक हो जाएगा। मैं सोच में पड़ गई। कभी किसी को चिट्ठी विट्ठी लिखी नहीं। यदि लिखे भी तो बस जैसे तैसे दूसरों के लिए कुछ प्रेम पत्र। कुछ समझ में नहीं आता, कैसे लिखूंगी, क्या लिखूंगी, कितना गलत लिखूंगी, कितना सही, इसका भी तो कोई ठिकाना नहीं। मैंने तातु से पूछा, मैं उन्हें क्या बोलकर लिखूंगी? तातुस बोले, या तुम ही सोच कर लिखो। बस इतना ध्यान रखना कि वह मुझसे 1 वर्ष बड़े हैं। मैंने कहा, मैं उन्हें जेठू बोलकर लिखूंगी। जेठू क्या होता है? पिता के बड़े भाई अर्थात ताऊ, है ना? तो जेठू बोलकर लिखूंगी। तातुस बोले, तुम्हारी जैसी मर्जी। मैंने जेठू बोलकर ही अपनी चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिखने का सिर पैर मैं नहीं जानती थी। फिर भी मैंने मन मन पढ़ा लिखा। फिर भी जैसे बन पड़ा लिखा। फिर भी जैसे बन पड़ा वैसे लिखा, है ना?
चलिए आइए बाकी अगले क्लास में करेंगे, पढ़ेंगे।